बच्चों, आज हम लोग सरफेस टेंशन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। फ्री सरफेस एनर्जी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कशन करा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डालिए फ्री सरफेस एनर्जी। फ्री सरफेस एनर्जी। फ्री सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी पहले हमको ये समझना है, राइट। तो इसमें एक लाइन लिख लें पहले। इट इज इक्वल टू वर्क डन बाई एजेंट। It is equal to work done by agent. It is equal to work done by agent to create any liquid surface. It is equal to work done by agent to create any liquid surface. Any liquid surface or it is defined as work done by agent, or it is defined as work done by agent against the surface tension. Work done by agent against the surface tension for expansion of free surface. Work done by agent against the surface tension for expansion of free surface. For expansion of free surface मतलब समझिए जरा, क्या है हमारा फ्री सरफेस एनर्जी? तो कहा जा रहा है कि ये वास्तव में एजेंट का वर्क है किसी भी लिक्विड सरफेस को क्रिएट करने में या उस लिक्विड सरफेस के एरिया को बढ़ाने में। एजेंट जो वर्क करेगा उसे हम लोग बोलेंगे फ्री सरफेस एनर्जी, जो कि वास्तव में सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कोई एजेंट किसी लिक्विड फिल्म को स्लोली एक्सपेंड करेगा और उस एक्सपेंशन में एजेंट जो वर्क करेगा वो उस फिल्म के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ फ्री सरफेस एनर्जी। अगर एरिया बढ़ाएगा तो वो एरिया ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय एजेंट होगा। उसकी कॉस्ट में फिल्म के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, फ्री सरफेस एनर्जी। अगर कोई उस फिल्म को ब्रेक कर दे तो उसमें जो फ्री सरफेस एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो जरा समझते हैं। तो मैंने बोला ये वास्तव में वर्क डन बाय एजेंट है अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। मैं तुमसे कहूं कि मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये दो हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं ऐसे, ठीक है। और इन रेल्स में यहां पर ये कोई लिक्विड मान लो सोप मान ले रहे हैं। याद करो मैंने कहा था सोप में दो लेयर होती हैं, आपको एक लेयर दिखेगी, एक लेयर नीचे होगी। ये मान लो एक स्लाइडर है जो इन रेल्स पर ऐसे स्लाइड कर सकता है, ऐसे। ये हमारा सोप सॉल्यूशन है, ये सोप है। अगर ये सोप है तो बताइए जरा, इसमें एक लेयर ये सामने दिख रही है, एक लेयर जस्ट नीचे है, ठीक है। तो बताओ जरा, हम किसी एजेंट से कहें कि इस स्लाइडर को डेल्टा एक्स, यहां से डेल्टा एक्स इलोंगेट करके लाइए, तो देखो ये कैसे करेगा। बताओ, इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। तो मान लो अगर हम कहते हैं स्लाइडर की लेंथ अगर एल है तो बताओ सरफेस टेंशन T इंटू एल, ये फोर्स हुआ एक फिल्म की वजह से। तो बताओ जरा, T जो था सरफेस टेंशन था वो था फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर जो फोर्स था वो T, तो पूरे L लेंथ पे फोर्स हुआ T इंटू एल। और ये तो बताओ ये कनेक्टर स्लाइडर एक फिल्म है, नीचे एक फिल्म के और कांटेक्ट में है, तो बताओ उसके नीचे भी फोर्स लग रहा होगा, तो ये हो गया 2TL। और बताओ यहां पर कोई एजेंट ऐसे फोर्स लगाएगा, ये एजेंट, और हम इस एजेंट से कहेंगे कि आप इस फिल्म को स्लोली, इस स्लाइडर को स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0, यहां तक खींच के ले आओ, यहां तक। तो जैसे जैसे इसको स्लाइड करेगा तो बताओ ये सोप का फिल्म बढ़ता चला जाएगा, सोप फिल्म का एरिया बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस एजेंट ने इस सोप फिल्म का इतना एरिया, बताओ ये कितना एरिया बढ़ाया, जो डेल्टा ए होगा, जरा सोचो, एल डेल्टा एक्स, ये हुआ एक फिल्म का, लेकिन फिल्म है दो, तो 2L डेल्टा एक्स, इतना एरिया बताइए उस एजेंट ने इंक्रीज कर दिया। तो इस फिल्म के इतने एरिया को इंक्रीज करने में एजेंट जो वर्क करेगा वो वर्क इस फिल्म के अंदर स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नाम है फ्री सरफेस एनर्जी। तो एजेंट का फोर्स बेटा इधर लग रहा है, एफ एजेंट,
और इधर की तरफ लग रहा है हमारा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, और वो लग रहा है 2TL। T इंटू एल एक फिल्म पे लग रहा है, 2TL हमारी दो फिल्म पे, दो लेयर, क्योंकि सोप में मैंने कहा था दो लेयर होती हैं। तो बताओ अगर हमको W एजेंट लिखना है तो यही W एजेंट आपको पता है डेल्टा U के बराबर, फ्री सरफेस एनर्जी के बराबर। और ये बताओ क्या होगा, F एजेंट इंटू डेल्टा एक्स। एजेंट का फोर्स राइट लग रहा है और शिफ्टिंग भी तुमने राइट करी है, कितनी, डेल्टा एक्स। तो बताओ भाई, तो जो डेल्टा यू आ रहा है फ्री सरफेस एनर्जी, एजेंट का फोर्स किसके बराबर। अगर हम स्लोली लेके आए हैं, स्लोली का मतलब होता है बेटा एक्सेलरेशन जीरो, धीरे धीरे मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एजेंट का फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया 2TL इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया एफ एजेंट। अब जरा गौर से देखो, इसे हम ऐसे लिखते हैं T इंटू 2L डेल्टा एक्स, ये लिखा है इंक्रीज इन एरिया, तो ये बन गया T इंटू डेल्टा ए। तो यहां से देखो जरा, जो फ्री सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा यू बराबर, वो T इंटू डेल्टा ए लिखा जाएगा। अगर ये एक सिंगल लेयर होती, अगर ये कोई लिक्विड ड्रॉप होता, सो फिल्म की जगह अगर ये कोई एक लिक्विड फिल्म होती, तो फिर यहाँ पे केवल L डेल्टा एक्स होता, और L डेल्टा एक्स ही हमारा डेल्टा ए के बराबर होता। लेकिन सोप के केस में क्या होता है, दो लेयर होती है। खैर, लेकिन रिजल्ट यही आता तब भी, डेल्टा यू बराबर T डेल्टा ए। बस फर्क इतना होता कि वहां पर एक लेयर होती लिक्विड में, सोप में दो लेयर। तो बताओ, कुछ लोग यहां से डिफाइन कर देते हैं सरफेस टेंशन को, फ्री सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन is also defined as free surface energy per unit surface area, right, per unit surface area। कोई प्रॉब्लम। अब यहां ध्यान दो, अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्री सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, और ये फ्री सरफेस एनर्जी बढ़ेगी ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय एजेंट। अगर बताइए एरिया किसी भी फिल्म का बढ़ रहा है, किसी सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो समझ जाइए सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, और वो सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई एजेंट वर्क किया होगा। और अगर एरिया घट रहा है तो फ्री सरफेस एनर्जी घट रही है, और फ्री सरफेस एनर्जी अगर घट रही है तो हम बोलेंगे एनर्जी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और अगर कहीं हमें किसी भी फिल्म का, लिक्विड का, सरफेस का एरिया घटता हुआ दिख रहा है, तो समझ जाइए उसकी फ्री सरफेस एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होने जा रही है। तो दोनों तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम सवाल के माध्यम से बात करेंगे। इसे नोट करिए, फिर एक सवाल लिखे। हो गया। अब देखिए जरा, चलिए एक सवाल लिखिए। क्वेश्चन लिखे, हाउ मच वर्क विल बी डन in increasing the diameter of soap bubble
in increasing the diameter of soap bubble from 2 centimeter to 5 centimeter, from 2 centimeter to 5 centimeter. ब्रैकेट में लिख लो सरफेस टेंशन ऑफ सोप, surface tension of soap is 3 into 10 to the power minus 2, 3 into 10 to the power minus 2 Newton per meter, 3 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सवाल में कह रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सोप बबल. कह रहा है सोप बबल का डायमीटर बढ़ाने में कोई एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा. तो बताओ डायमीटर 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, तो इनिशियल रेडियस 1 सेंटीमीटर, फाइनल रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 5 सेंटीमीटर कहा गया है. अब देखिए सरफेस टेंशन हमें सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर दिया है. हमसे कह रहे हैं कितना वर्क हमको करना पड़ेगा अगर हम इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर दें. तो ध्यान दीजिए, तो W एजेंट सोप पहले समझ लो कैसे होता है. सोप बबल ऐसे होता है ये, और इसमें 2 लेयर होती है, ये दूसरा लेयर ऐसे. अंदर जो है वो कंप्रेस्ड एयर होता है और ये हमारा सोप होता है, ये सोप होता है. और अंदर की जो एयर है वो कंप्रेस्ड एयर, अंदर का एयर होता है कंप्रेस्ड एयर. ठीक है, ये रेडियस है R. हमको ये रेडियस बढ़ानी है कहां से कहां, 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर. इसमें देखो एक लेयर ये, एक लेयर ये, दोनों लेयर का हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है. तो देखो हम लिखेंगे W एजेंट, एजेंट का वर्क ही तो पूछा है, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, T इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया. तो बताओ ये एजेंट को वर्क करना पड़ेगा तभी उस सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तभी उसकी फ्री सरफेस एनर्जी बढ़ेगी. अगर फ्री सरफेस एनर्जी घट रही होती तो समझ जाओ एनर्जी रिलीज हो रही होती. तो यहां देखो T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए की वैल्यू देखो, 2 लेयर है तो 2 इंटू इधर देखना 4 पाई R फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई R इनिशियल स्क्वायर. ये बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है. तो ये फाइनल और ये माइनस इनिशियल इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि 2 लेयर हैं यहाँ, तो एक लेयर का एरिया इतना बढ़ाना है तो दोनों लेयर का मिलाकर के एरिया 2 टाइम्स बढ़ाना है. इतना टर्म यहां से लेके यहां तक ये पूरा डेल्टा ए लिखा है बेटा, 2 को शामिल करके बोलेंगे ये डेल्टा ए, क्योंकि 2 लेयर हैं यहाँ पे. तो बताओ भाई T की वैल्यू सवाल में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 पाई 4 इंटू 3.14 R फाइनल स्क्वायर माइनस R इनिशियल स्क्वायर. तो R फाइनल देखो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट किया स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर. तो यार बताओ यहां पर जो एजेंट वर्क कर रहा है वही तो हमें निकालना, वही बराबर होगा इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी. और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल. सॉल्व कर लीजिएगा, 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल ये आएगा. क्लियर है. हमने इस सोप को फिर बबल को रेडियस को बढ़ाया है, तो ये इंटरनल रेडियस भी बढ़ गई, ये वाली रेडियस भी बढ़ गई, तो दोनों का सरफेस एरिया हमने बढ़ाया है, इसलिए 2 फैक्टर आया है. राइट, अगला सवाल लिखिए. लिखिए कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड. देखो यहां पूछ रहे हैं एनर्जी रिलीज, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, घट रहा होगा. इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल एनर्जी कम होगी. तो लिखें कैलकुलेट एनर्जी रिलीज व्हेन 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, when 1000 small water drops
1000 small water drops, each of radius 10 to the power minus 7 meter, each of radius 10 to the power minus 7 meter, collapse to form a large drop, collapse to form a large drop, collapse to form a large drop. फुल स्टॉक बाद लिखें, surface tension of water is 7 into 10 to the power minus 2, 7 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, 7 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर. देखिए क्वेश्चन समझो क्या है, कह रहे हैं 1000 ड्रॉप है स्मॉल, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप, ऐसे ये 1000 ड्रॉप्स हैं बेटा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं. ये बताओ हमारा जो ड्रॉप है वो स्मॉल एन की वैल्यू 1000 ड्रॉप्स और सबकी रेडियस स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. और ये सारी ड्रॉप आपस में कोलैप्स कर गए, कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड होकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाया जिसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, जो कि अभी हम निकालेंगे. कह रहे हैं ऐसा हुआ तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, हमसे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. और ये ध्यान दें ये ड्रॉप किसकी है, वाटर की, ये सोप नहीं है, ये वाटर ड्रॉप्स हैं, ये सोप बबल नहीं है, वाटर ड्रॉप्स हैं. तो वाटर ड्रॉप अगर है तो मैंने कहा था कोई भी लिक्विड ड्रॉप होगी तो एक ही लेयर होगी, तो इसमें देखो बेटा केवल एक ही लेयर होगी, राइट. हमको निकालना है एनर्जी रिलीज. तो बताओ भाई अगर एनर्जी रिलीज कह रहे हैं तो इसका मतलब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा फाइनल कम. तो हम इनिशियल सरफेस एनर्जी में से फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस करेंगे. अगर वो कहते कितनी एनर्जी बढ़ गई या वर्क डन बाय एजेंट पूछते तो हम फाइनल में से इनिशियल घटाते, क्योंकि फाइनल ज्यादा होता इनिशियल कम होता. लेकिन यहां तो कह रहे हैं कितना लॉस हुआ एनर्जी, लॉस हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनिशियल सरफेस एनर्जी थी वो ज्यादा थी. तो बताओ इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम, एन इंटू, या एक काम करें ऐसे लिख रहा है टी इंटू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, टी इंटू डेल्टा ए देखो लिखा है मैंने. अब बताओ यहां से टी इंटू इनिशियल एरिया क्या होगा, 1000 ड्रॉप है तो 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, और बताओ जब एक बड़ा ड्रॉप बना तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ये 1000 ड्रॉप्स का सरफेस एरिया, एक ड्रॉप का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर 1000 ड्रॉप है तो 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये इनिशियल टोटल सरफेस एरिया माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ये हुआ एनर्जी रिलीज, चाहो तो इसे बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, एक ही बात है. अब बताओ हमको ये निकालना है, तो देखना क्वेश्चन कहां पे अटक रहा है जरा समझते हैं भाई. यहां पर सवाल एकदम क्लियर है, टी इंटू 4 पाई बाहर कर लो बेटा, ये 1000 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. सवाल केवल अटक रहा है स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन बनाइए. तो देखो स्मॉल आर की वैल्यू दी गई, तो जब ये 1000 ड्रॉप आपस में कोलैप्स करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो बताओ टोटल वॉल्यूम तो कंजर्व भी रहेगा या टोटल मास तो कंजर्व भी रहेगा. बताओ जितना 1000 ड्रॉप का मास होगा वाटर का उतना ही मास ये ड्रॉप का होगा, लेकिन मास वाटर का है तो डेंसिटी तो फिक्स है दोनों तरफ, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दीजिए. तो हम लगाने चले वॉल्यूम कंजर्वेशन. अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएं तो बताओ जितना इनिशियल वॉल्यूम है उतना ही फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए. इनिशियल वॉल्यूम देखो 1000 ड्रॉप था इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एक ड्रॉप का वॉल्यूम, ये एक का वॉल्यूम इंटू 1000 टोटल वॉल्यूम. और इधर देखिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई कट गया, कैपिटल आर बराबर 10 स्मॉल आर, और 10 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू 10 की पावर -7, तो ये आया 10 की पावर -6 मीटर.
चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रखने चले। सरफेस टेंशन बताइए वाटर का कितना दिया गया क्वेश्चन में, 7 इंटू 10⁻²। तो ये देखो 7 इंटू 10⁻², 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अंदर देखिए 1000 स्मॉल आर की वैल्यू 10⁻⁻7 का स्क्वायर माइनस ये देखो 10⁻⁻6 का स्क्वायर। देख लो बेटा, आप इसे जरा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी आएगा आप लोग बताइए जरा कितना आ रहा है, फिर मैं आंसर मैच कराता हूं। ये सॉल्व होने पे आ रहा है 7.9 इंटू 10⁻⁻12 जूल। कंफर्म करिए ये आ रहा है। ओके, रिप्लाई करिए क्या ये आ रहा है आपका। ठीक है, अगला सवाल लिखें। अगला क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखें इफ एन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if n drops of water each of radius small r, if n drops of water each of radius small r कोलैप्स का मतलब हुआ कंबाइंड हो गए, कोलैप्स। रिपीट कर रहा हूं, इफ n drops of water and each of radius small r collapse to form a single large drop of radius capital R, find rise in temperature in term of small r, comma capital R, comma surface tension T, comma density of water rho, and mechanical equivalent of heat J। सवाल पढ़ लीजिए जरा, पहले सवाल पढ़ लीजिए। बताओ भाई ये सोप बबल है या वाटर ड्रॉप्स हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक। तो पहले हमारे पास बताइए एन ड्रॉप्स थे, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स, एन ड्रॉप्स थे ऐसे, हर एक ड्रॉप की रेडियस आर है ऐसे, ये एन ड्रॉप्स थे बेटा। और ये एन ड्रॉप्स कोलैप्स करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिए जिसकी रेडियस कैपिटल आर, और ये वाटर की ड्रॉप है और ये सब भी वाटर के ही तो थे। चलिए, जब ये कंबाइंड होकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाए तो कह रहे हैं कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई होगी और उसकी कॉस्ट में इस ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ गया। तो कह रहे हैं बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ गया, यही तो पूछा क्वेश्चन में कि इस ड्रॉप का कितना टेम्परेचर बढ़ के आएगा। तो हम पहले ये पता करें कितनी एनर्जी रिलीज हुई हीट एनर्जी के फॉर्म में, और जो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी वही इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुई होगी। तो केवल सवाल कहां पे अटक रहा है कि पहले ये निकालो कितनी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई और उसी को इसके ms डेल्टा टी के बराबर कर दीजिए। तो चलो भाई करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, जब ये n छोटा छोटा ड्रॉप कंबाइंड होकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाता है तो हम पहले क्या करते हैं,
जब ये n ड्रॉप्स कंबाइंड होकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाता है तो पहले हम बड़े ड्रॉप की रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने लगाया वॉल्यूम कंजर्वेशन V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। तो ये देखो n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बराबर, और ये देखो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई कट गया, कैपिटल R की वैल्यू आ गई n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ये आ गया कैपिटल R। इसको हम लोग जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब देखिए, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट, बताओ वो क्या होगी? वो होगी T इंटू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल। इनिशियल एरिया ज्यादा होगा, फाइनल एरिया कम होगा, तभी बताओ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो भाई बताओ लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट अगर बात करें तो बताओ इसे हम लोग लिखेंगे, तो बताओ हीट एनर्जी, इसे हम हीट एनर्जी बोल देना केवल, ठीक है, बराबर T इंटू इनिशियल एरिया। तो पहले बताओ n ड्रॉप्स थे और हर एक ड्रॉप का एरिया था 4πr², तो n इंटू 4π स्मॉल r² माइनस, जब एक बड़ा ड्रॉप बना तो 4π कैपिटल R²। और इसको देखो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग m स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी टेम्परेचर। तो डेल्टा टी सरफेस टेंशन को बोला है, तो डेल्टा थीटा बोले दे रहा हूं, डेल्टा थीटा बोले दे रहा हूं, ठीक है। और ये देखो टी सरफेस टेंशन, यहां से देखो n इंटू 4π स्मॉल r² माइनस 4π कैपिटल R²। ध्यान दो, मास देखो भाई, इसका टेम्परेचर बढ़ना, ये हमारा फाइनल है, तो जब ये इससे इसमें कन्वर्ट हुआ तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई और वो इसको मिल गई और इसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। तो इसका मास, डेंसिटी वाटर की, वॉल्यूम बताओ इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। स्पेसिफिक हीट की जगह J कहा गया है, सवाल पढ़ लो, स्पेसिफिक हीट की जगह J बोला गया है, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज। और यहां से देखो T इंटू 4π हमने बाहर करा nr² माइनस कैपिटल R²। 4π से 4π गया, कट गया, देख लो। हमको यहाँ पे डेल्टा थीटा निकालना है, तो डेल्टा थीटा बराबर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो 3T अपॉन रो जे बाहर आ गया, और ये R³ डिवाइड में जाएगा तो nr² अपॉन कैपिटल R³ माइनस R² अपॉन कैपिटल R³। ये R³ जो है डिवाइड भेज दिया। बोलो भाई, आंसर के आप एकदम करीब आ गए हैं। तो ये देखो भाई 3T अपॉन रो जे मल्टीप्लाई nr², देखो भाई कैपिटल R की वैल्यू n की पावर 1/3 R है, तो अगर हम यहां रख दें वैल्यू, ये वैल्यू जरा यहां रखो, तो चलो एक बात दिखा दे रहे हैं लिख के, nr², इसका जब क्यूब करोगे तो ये n स्मॉल r³ माइनस कैपिटल R² अपॉन कैपिटल R³। तो देखिए भाई आंसर आ चुका है, यहां से देखो ये आंसर क्या आ रहा है, यही लिख दें, डेल्टा थीटा बराबर 3T रो जे, इधर देख लो, ये देखो n से n कटेगा, 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, ये आ रहा है हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट करें, हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई
ध्यान दीजिए, हेडिंग डालें एक्सेस प्रेशर inside the soap bubble or liquid drop ठीक है, और लिक्विड ड्रॉप। हमें किसी सोप बबल के अंदर और लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर समझना। तो याद करो, मैंने तुम्हें कल एक बात सिखाई थी कि पी कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो देखिए, अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है, मान लो ये कोई लिक्विड ड्रॉप है ऐसे, या अंदर लिक्विड भरा है कोई, मान लो वाटर है, तो ये वाटर ड्रॉप हो गया, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप, ये वाटर बबल हो गया। जरूरी नहीं कि पूरी बबल हो, कोई मेनिस्कस थोड़ा भी हो सकता है। हम पहले पूरी बबल की बात करें। तो अगर हम बात करें, यहां पे 2 पॉइंट ध्यान दो, एक पॉइंट यहां 1 पॉइंट और एक पॉइंट यहां 2 पॉइंट। ये वाला 2 पॉइंट देखो, ये सरफेस है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स साइड का है और ये कॉनकेव साइड का है। तो कहां का प्रेशर ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का? तो जवाब होगा 2 का। और 2 का प्रेशर 1 से जो ज्यादा होता है वो 2T/R, जहां पे R इज रेडियस ऑफ बबल। ये जो बबल बना है उसका रेडियस। अब इसका प्रूफ क्या है? तो देखो, हम प्रूफ भी बता दे रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आप इस बात को एकदम रिजल्ट को पहले दिमाग में रखिए, रिजल्ट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखो, प्रूफ भी हम आपको समझाते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि ये एक, मान लो कोई लिक्विड ड्रॉप था, हम एक पॉइंट यहां ले ले रहे हैं, मान लो ये 1 पॉइंट, और एक पॉइंट हम यहां ले ले रहे हैं 2 पॉइंट। तो कहां का प्रेशर ज्यादा है? अंदर का, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा है। हम इस लिक्विड ड्रॉप को मान लो यहाँ बीच से ऐसे काट दें, समझना। तो हम किसी भी हाफ का, मान लो अपर हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ये देखो ऐसे कट के आएगा, ऐसे, और लोअर हाफ ऐसे आएगा। हम किसी भी एक हाफ से बात कर लें, ध्यान देना, इसको थोड़ा सा नीचे बना दें, किसी भी एक हाफ से आप बात कर लीजिए। तो चलिए, हमने कहा हम ऊपर वाले हाफ से बात कर रहे हैं, ऐसे हम यहां से इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P1 इंटू एरिया। बताओ कितने एरिया पे? तो इतना प्रोजेक्शन एरिया लिया जाएगा, πr², राइट। अब देखो, और ये जो लेयर थी, ये जो बाउंड्री है, ये बताओ इसके साथ कांटेक्ट में थी, और इसके साथ कांटेक्ट में आने की वजह था सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से इस पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा। कितनी लेंथ है ये? 2πr सरकमफ्रेंस। तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये वाला पूरा फोर्स हुआ T इंटू 2πr। तो बताओ, ऊपर से जो टोटल फोर्स आ रहा है वो P1πr² इंटू T इंटू 2πr, और जो 2 पॉइंट है, बताओ बेटा, वो यहां का पॉइंट है 2। तो यहां से मान लो ऐसे फोर्स आया, और इस फोर्स को मैं बोल दे रहा हूं P2 इंटू एरिया। तो बताओ ये कितने एरिया पे लग रहा है? πr²। और बताओ, ये जो बबल है ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अपसाइड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर। तो अपवर्ड फोर्स है P2 इंटू πr²। इसने बैलेंस किया P1 इंटू πr² प्लस T इंटू 2πr को। तो P2 बराबर πr² से डिवाइड करो तो P1 प्लस, देखो पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, ये आ गया 2T/R। तो देख लो, 2 का प्रेशर 1 से 2T/R ज्यादा है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट सीधा ये रट लेते हैं कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2T/R ज्यादा होता है। ये लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है। सोप बबल में देखो क्या फर्क होता है।
सोप बबल में ये दो लेयर होती हैं, तो जब हम यहां से काटेंगे तो एक लेयर और होगी यहां, तो T इंटू टू पाई आर, T इंटू टू पाई आर 2 बार आएगा, तो यहां पे आएगा 2T इंटू टू पाई आर, तो यहां फैक्टर आएगा 4T बाई आर। यानी सोप बबल के केस में अंदर का प्रेशर यानी कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 4T बाई आर ज्यादा होता है, जबकि लिक्विड ड्रॉप को या कोई भी वाटर ड्रॉप के बीच में कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से 2T बाई आर ज्यादा होता है, लेकिन सोप बबल के केस में 4T बाई आर, क्योंकि वहां दो फिल्म होती है, राइट। तो देखो उसकी वजह भी हमने समझाई, ऐसी दो लेयर होंगी तो दोनों पे T इंटू टू पाई आर, T इंटू टू पाई आर लगेगा। अब देखिए अगर हम यहां पे सोप बबल की बात करें, सोप बबल की बात करें तो ध्यान दें, सोप बबल, अगर सोप बबल है तो उसमें दो लेयर होती है बेटा, ऐसे एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ऐसे है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी आर ही है, ये हमारा सोप है। अंदर की एयर कॉम्प्रेस्ड एयर होती है, यहां एक पॉइंट हमने लिया है 1 पॉइंट और यहां पॉइंट लिया 2 पॉइंट, तो बताओ 2 पॉइंट का प्रेशर 1 पॉइंट से ज्यादा होगा कितना, 4T बाई आर, और ये सरफेस टेंशन सोप का होगा, सोप का सरफेस टेंशन, ये सोप बबल है, राइट। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, 1 पॉइंट यहां लिया, 2 पॉइंट यहां लिया, 3 एक यहां ले लिया बीच में, तो कहते हैं देखो 1 और 3 में 3 का प्रेशर 1 से 2T बाई आर ज्यादा, क्योंकि हम एक लेयर अगर आगे जाते हैं तो 2T बाई आर प्रेशर कॉन्केव साइड का बढ़ जाता है, तो 1 से 3 गए तो देखो हम ये वाली लेयर को पार किए तो 2T बाई आर बढ़ गया, जब 3 से 2 गए तो 2 का प्रेशर 3 से 2T बाई आर ज्यादा, दोनों को ऐड कर दो तो P2 माइनस P1 बराबर 4T बाई आर ज्यादा, तो 2 का प्रेशर 1 से 4T बाई आर ज्यादा, राइट। कोई डाउट? आप तो सीधा दिमाग में रखिए कि कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से 2T बाई आर ज्यादा होता है किसी लिक्विड ड्रॉप में या एयर बबल में, लेकिन अगर सोप बबल आ गया तो सोप में दो सरफेस होंगी, दो लेयर होंगी, हर एक लेयर को क्रॉस करने पर 2T बाई आर ज्यादा होता है, तो सोप में दो लेयर को क्रॉस करेंगे तो 4T बाई आर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इस पर देखो वो हमसे सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान सी बात करेंगे, हमसे वो सवाल करें ऐसे, मान लीजिए कि यहां पे मान लो वो हमसे कहें कि एक मान लीजिए कंटेनर में यहां पर ऐसे लिक्विड भरा गया है, यहां से H नीचे यहां एक एयर कैविटी आ गई है, यहां पूरे में लिक्विड है बेटा, ऐसे यहां लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, यहां पे भी लिक्विड है, लेकिन यहां ये एयर कैविटी आ गई है, एयर कैविटी। हमसे वो सवाल करते हैं इस एयर कैविटी के अंदर यहां पे कोई पॉइंट, यहां का हमको प्रेशर पूछ रहा है, हमसे सवाल करा जाएगा फाइंड प्रेशर इनसाइड एयर कैविटी या एयर बबल। हमको एयर बबल के अंदर, एयर कैविटी के अंदर प्रेशर बताने को कहा गया है, तो बताओ यहां का प्रेशर कितना, PATM। देखो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, देखना यहां तक जाऊंगा, इस बबल के जस्ट बाहर ये 1 पॉइंट मान ले रहे हैं, इसे 2 बोल दे रहे हैं, तो देखो 1 पॉइंट का प्रेशर बताओ पहले, 1 पॉइंट का प्रेशर यहां का, तो यहां से PATM प्लस रो GH, ये 1 पॉइंट का प्रेशर है, तो बताओ 2 पॉइंट का प्रेशर 1 पॉइंट के प्रेशर से
2T/r ज्यादा, और r होगी इसकी रेडियस। ये जो एयर कैविटी है, इसका रेडियस r है। तो बताओ 2 पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? तो PATM, अब सीधा सुनो, PATM प्लस ρGH, ये 1 तक आ गए, और 1 से जैसे ही 2 में अंदर जाएंगे तो कॉन्केव साइड का प्रेशर 2T/r ज्यादा हो जाएगा। बोलो भाई। तो ऐसे वो हमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं। कोई डाउट? अब हेडिंग डालिए कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, अब हम बात करने जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन का। तो ध्यान दीजिए जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं। कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो जो पहला केस है, वाटर इन ग्लास ट्यूब। वाटर जब ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा, मतलब समझो जरा, जैसे ये मान लीजिए वाटर है, ऐसे समझिए, ये वाटर भरा है, ऐसे कोई कंटेनर समझ लो, कोई वाटर सोर्स समझ लीजिए, ऐसे, ठीक। जब हम इसमें ग्लास का नैरो ट्यूब ऐसे डिप करते हैं, ऐसे डिप करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कहो तो चौड़ा दिखा दें, ये नैरो ट्यूब है बेटा, बहुत ही पतला। ऐसे जब हम डिप करते हैं ऐसे, ये बेटा सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये ध्यान देना, सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो ये देखो ग्लास का है और ये वाटर है। तो हमने आपको एक बात सिखाई थी, जब भी वाटर ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो एडेसिव फोर्स कोहेसिव रिजल्टेंट से ज्यादा होते हैं, मेनिस्कस कॉनकेव बनता है, कॉनकेव मेनिस्कस। और मैंने पिछली क्लास में यह भी सिखाया था, कैपिलरी ट्यूब में एसेंट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एसेंट। वाटर जो है यहां से कुछ हाइट ऊपर चढ़ जाता है, देखो क्यों चढ़ता है, उसकी वजह भी हम समझा दे रहे हैं। जैसे ही हम इसमें डिप करते हैं तो हमको फाइनली ऐसा कुछ दिखाई देता, देखिए ये ट्यूब था, ये वाटर यहां तक चल गया, ये एच हाइट यहां से राइज कर गया, लेकिन बताओ जब यहां पहुंचा तो मेनिस्कस ऐसे बनाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस, क्योंकि वाटर जब भी ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो मेनिस्कस हमेशा कैसा बनाता है? कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है। अब ये कॉनकेव मेनिस्कस क्यों बनाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि ये कॉनकेव मेनिस्कस क्यों बनाता है, या कॉनकेव मेनिस्कस क्यों बनाता है, ये तो मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। ये एच हाइट ऊपर क्यों चढ़ गया, एच कितना होगा, तो बताओ मेनिस्कस कॉनकेव क्यों बनता था? क्लियर है ना? क्योंकि पिछली लेक्चर नंबर 1 देखना, एडेसिव जब कोहेसिव रिजल्टेंट से ज्यादा होता था तो मेनिस्कस कॉनकेव होता था, वाटर के कांटेक्ट, जब ग्लास के साथ वाटर कांटेक्ट करता था मेनिस्कस कॉनकेव। ध्यान दीजिए जरा, कितनी हाइट ऊपर चढ़ेगा अगर हम ये समझें तो देखो, ये मेनिस्कस अगर ऐसे है तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा बेटा, और ये इसकी रेडियस ऑफ मेनिस्कस है आर। ये आर रेडियस किसकी है? ट्यूब की कि मेनिस्कस की? मेनिस्कस की। अच्छा, ट्यूब रेडियस और मेनिस्कस रेडियस का रिलेशन याद है? ऐसे था, ये मेनिस्कस ऐसे बनता था, ऐसे बनता था मेनिस्कस। तो याद करो, इसका सेंटर यहां होता था और इसका सेंटर, ट्यूब का सेंटर यहां होता था, ये ट्यूब रेडियस होती थी।
यहां टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता था। याद करो, एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड से लिक्विड के अंदर टेंजेंट ने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बताओ ये एंगल, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर कैपिटल आर, ये थीटा। तो कैपिटल आर का कॉस थीटा बराबर स्मॉल आर। जहां याद रहे कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और बबल जो बबल ऊपर बनने जा रहा है उसका रेडियस, और ये स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब, ये रेडियस ऑफ ट्यूब है। और थीटा हमारा कांटेक्ट एंगल है, कांटेक्ट एंगल। बोलो भाई, ये सब बातचीत पिछली क्लास में भी हुई थी। तो देखो भाई, अब सवाल ये आ रहा है, सर ये कितनी हाइट ऊपर चढ़ेगा, जरा समझाओ हमको। तो देखो मैं 2 पॉइंट लेने जा रहा हूं। अच्छा बताओ, एक पॉइंट अगर हम यहां ले लें ए पॉइंट, एक पॉइंट यहां ले लें बी पॉइंट, एक पॉइंट यहां ले लें सी पॉइंट, तो बताओ ए बी सी, क्या तीनों पॉइंट सेम लेवल में, सेम लिक्विड में है? क्या प्रेशर बराबर होना पड़ेगा? यस। तो देखो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर बराबर होना पड़ेगा। अब देखो बी का प्रेशर बराबर कैसे होगा, जरा ध्यान दो। 1 पॉइंट अगर हम यहां ले लें और 2 पॉइंट हम इसके जस्ट नीचे ले लें, तो बताओ 1 और 2 में 2 का प्रेशर बताओ कम है, बताओ ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है। तो देखो भाई 1 का प्रेशर, अगर ये 1 पीएटीएम है, समझो बेटा यहां तो एयर होगी ना, तो 1 का प्रेशर पीएटीएम, तो यहां का प्रेशर पीएटीएम में से 2T/R कम। समझ लो कम क्यों, ज्यादा तो नहीं लग रहा तुम्हें, ये कॉन्वेक्स हो गया ना बेटा, नीचे कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का प्रेशर 2T/R कम। और अगर ये 2T/R कम, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे रोजी एच बढ़ेगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं प्रेशर, यहां 2 का प्रेशर P2 प्लस, यहां से नीचे आए रो जी एच, और ये रो बताओ वाटर का है, कहां पे पहुंच गए? बी पर। और बी बताओ यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, देखो पी ए यहां का प्रेशर, हमने देखो क्या करा, बी पॉइंट का प्रेशर और ए पॉइंट का प्रेशर हम बराबर करने चले। तो बी पॉइंट का प्रेशर हमने कैसे लिखा? P2 प्लस रो जी एच, यहां आ गए, और यही प्रेशर ए के बराबर, और ए का प्रेशर है पीएटीएम, क्योंकि ये तो बताओ ओपन एटमॉस्फेयर में है। अब सवाल आ रहा है 2 का प्रेशर, देखो क्या होगा, 2 का प्रेशर पीएटीएम माइनस 2T/R प्लस रो डब्ल्यू जी एच बराबर पीएटीएम, पीएटीएम से पीएटीएम कट गया, 2T/R बराबर रो जी एच, रो वाटर का है। तो यहां से जरा गौर से देखो, वो हाइट आ गई 2T/R रो वाटर इंटू जी, इतनी हाइट तक वो वाटर ऊपर चढ़ेगा, इतनी हाइट तक वाटर ऊपर चढ़ेगा। इसी को ट्यूब रेडियस के टर्म्स में लिखें तो कैपिटल आर की जगह है स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा लिखो, इसकी जगह स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो 2T कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी। बताओ ये रेडियस ट्यूब का है, ये रेडियस बबल का है, यानी जो ऊपर ये बबल बनी है, भले पूरी बबल नहीं बनी, कुछ स्फीयर बना, उसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस इतना हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं सर ये ऊपर चढ़ा क्यों, ये हमको समझाइए। तो इस बात को देखो 2 तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर ये ऊपर ना चढ़ता, तो देखो जब ये यहां होता, देखो अगर ये प्लेन सरफेस होता, जैसे यहां अगर ये मेनिस्कस प्लेन बनता, अगर ये ग्लास वाटर के कांटेक्ट में आता और प्लेन मेनिस्कस बनाता, तो देखो यहां का प्रेशर पीएटीएम, यहां का पीएटीएम, ये बराबर हो जाता, कोई एसेंट नहीं होता, लेवल ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे मेनिस्कस ये कॉनकेव बना, देखो ध्यान से, जैसे ये कॉनकेव बना तो यहां का प्रेशर ज्यादा, यहां का कम। तो देखो यहां का प्रेशर है पीएटीएम, समझना, और ये कह रहा मेरा प्रेशर है पीएटीएम माइनस 2T/R, और ये कह रहा मेरा तो पीएटीएम। तो यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर अब बराबर नहीं है, जबकि सेम लेवल में सेम लिक्विड में प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये कहता हम कुछ ऊपर चढ़ा लेंगे
और ऊपर चढ़ा करके क्या करेगा कि जितना प्रेशर यहां 2T/R कम है वो रो जी एच के थ्रू बढ़ाएगा और फिर यहां PATM के बराबर हो जाएगा। यानी मेनिस्कस की वजह से जितना प्रेशर जस्ट नीचे 2T/R कम हुआ उस 2T/R की भरपाई इस रो जी एच ने करी और यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर PATM के बराबर हो गया। यानी बताओ यहां का प्रेशर मेंटेन PATM करने के लिए ये रो जी एच ऊपर चढ़ा ताकि इसके जस्ट नीचे जो 2T/R प्रेशर कम था उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये रो जी एच आया और वही रो जी एच 2T/R के बराबर आया। देखो राइट, क्योंकि यहां पे नहीं रुक सकता, यहां इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि यहां का प्रेशर PATM से कम आ रहा है और यहां प्रेशर PATM आ रहा है और ये बराबर होने चाहिए। तो ये कहता हम थोड़ा ऊपर चढ़ाएंगे ताकि जितना प्रेशर नीचे कम आए उस कमी को रो जी एच पूरा कर दे और यहां का प्रेशर बराबर आ जाए। आई थिंक क्लियर है। अब सोचो यहां भी एक बात और नोटिस करने वाली है, इसी को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, हम वो दूसरा तरीका भी बता दें। अच्छा एक बात और यहां से देखो, 2 कैसा कांस्टेंट, सरफेस टेंशन कैसा कांस्टेंट, वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट, G कैसा कांस्टेंट, तो H इंटू आर। तो यहां एक बात ध्यान दो, H इंटू आर ये कैसा है कांस्टेंट, H इंटू आर कांस्टेंट, यानी हाइट इंटू रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये हाइट और ये बबल जो बनेगी उस बबल की रेडियस आर, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी H1R1 बराबर H2R2 होगा, कांस्टेंट आ रहा है। और ये कांस्टेंट देखो कितना है 2T बाई रो जी, और रो वाटर की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, ये कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्यूब ये 10 सेंटीमीटर तक चढ़ा है, अगर हम 5 सेंटीमीटर का ट्यूब ले आए तो लिक्विड 5 तक चढ़ेगा और रेडियस डबल कर लेगा। अगर हाइट आधी कर देंगे तो वो जो बबल बनेगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल हो जाएगा। ये ना कह देना कि ये 10 सेंटीमीटर चढ़ा और हम 5 सेंटीमीटर का ले आए तो वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर नहीं जाएगा। क्या होगा, हाइट जितनी होगी 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी, हाइट आधी मिल गई तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस डबल हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं जरा, इसी को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव करते हैं। ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को दूसरे तरीके से भी लोग प्रूव करते हैं। देखिए जरा, समझो मतलब कहने का क्या है। इसी बात को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव करते हैं। देखो कैसे, तो हम पहले प्रूव करते हैं फिर हम अपनी बात को समझाएं। देखिए ऐसा है, कहते हैं ये मान लो वाटर है और इस वाटर में जब हम कोई ग्लास का ट्यूब डिप करते हैं तो उसमें वाटर कितनी हाइट तक जाता है, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। देखो कैसे, कह रहे हैं यहां तक पहुंच करके वाटर रुक गया और ये हाइट है मान लो h, ठीक। कह रहे हैं ये मेनिस्कस ऐसे बना होगा, ऐसे मेनिस्कस बना होगा, सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ऐसे मेनिस्कस बना होगा। इसकी रेडियस हमने r मान ली, ठीक। तो जरा बताओ, कह रहे हैं इतना जो वाटर है यहां से लेके यहां तक का जो वाटर है ये ऊपर ट्यूब में कैसे चढ़ा हुआ है। तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो होता क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पर देखो ये लिक्विड इस ट्यूब के ऐसे कांटेक्ट में है, तो सरफेस टेंशन कहता है यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो लगता है T। तो बताओ ये लेंथ पूरी कितनी है 2πr, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो ये फोर्स आया T इंटू 2πr। और ये ऊपर वाले फोर्स ने इतने लिक्विड के, ये जो लिक्विड कॉलम है इसके बताओ mg को बैलेंस किया होगा
और ये बताओ हवा में ऐसे रुका हुआ है, ऐसे ऊपर चढ़ गया है। तो ये लिक्विड कॉलम स्टेबल क्यों है? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स आया उसने बताओ इस लिक्विड कॉलम के mg को बैलेंस किया। तो देखो मैं लिखूंगा T इंटू 2πr ने mg को बैलेंस कर लिया। तो T इंटू 2πr mg बताओ क्या होगा? डेंसिटी वाटर की, ये वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम तो बेटा सिलेंड्रिकल है, तो ये हुआ पाई आर स्क्वायर एच, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी, पाई से पाई, आर से एक आर गया, तो बताओ टी बराबर या एच बराबर, चलो एच बराबर 2t अपॉन 2t अपॉन आर रो जी। देख लो बेटा, क्या यही रिजल्ट पहले आया था? वही रिजल्ट आ गया। तो कुछ लोग इसको एक्सप्लेन ऐसे भी करते हैं कि ये वाटर अगर एच हाइट ऊपर चढ़ रहा है तो इस एच हाइट का जो वॉल्यूम का जो मास है वाटर का, वो हवा में ऐसे ऊपर क्यों रुका हुआ है? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स आया उसने इतने वाटर के mg को बैलेंस कर रखा है, तभी ये इस वाटर को ऊपर खींचे हुए है। आई थिंक क्लियर। अब देखो इस पर कैसे सवाल करते हैं, कुछ बातों के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे पहली बात हम आपसे ये कहें, पहली बात हम आपसे ये कहें, मान लो हमने एक ट्यूब में ऐसे डिप करा और ये वाटर यहां तक एच हाइट तक चढ़ गया और इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये सेंटर है आर है। ठीक, अगली बार हम ट्यूब अगर 1/3 हाइट का ले आए, मान लो इतनी ट्यूब ले आए केवल, तो ये वाटर यहां तक चढ़ जाएगा, यहां तक, और ये हाइट अगर हम कहते हैं मान लो h/3 है, इसका 1/3 हाइट है, तो पता क्या होगा? ये ना कहना कि चढ़ना h तक था, अब h/3 है तो वाटर कुछ बाहर निकल जाएगा। नो, वाटर बाहर नहीं जाता है। होता क्या है, ये जो बबल है, पहले ये बबल ऐसे बन रहा था, अब ये बबल ऐसे बड़ा बबल बनेगा, इसका रेडियस 3r हो जाएगा, रेडियस 3r हो जाएगा। यानी क्या कॉन्सेप्ट होगा? h हाइट इंटू रेडियस ऑफ मेनिस्कस कांस्टेंट होगा, यानी h1r1 बराबर h2r2 होगा। तो ये बात याद ध्यान रखिए, इस बार आपके सवाल भी आया था इस पर कि अगर हाइट 1/3 कर देंगे तो रेडियस ट्रिपल हो जाएगा, अगर हाइट आधा कर देंगे तो रेडियस डबल हो जाएगा, लेकिन लिक्विड बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बाहर? क्लियर है, क्योंकि यहां का प्रेशर पीएटीएम से कम है और बाहर का प्रेशर पीएटीएम है, तो लिक्विड जहां है वहां का प्रेशर है कम और बाहर का प्रेशर है ज्यादा, तो लिक्विड का फ्लो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर थोड़ी होगा, तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन रेडियस ऑफ मेनिस्कस बदल जाएगा। बोलो भाई, हम इसी को और छोटा कर दें, इसी ट्यूब को मान लो हम h/4 हाइट का कर दें, तो आपको बताइए मेनिस्कस और बड़ा हो जाएगा और इसकी रेडियस 4r हो जाएगी, लेकिन लिक्विड अभी भी बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ गए होंगे, राइट। अब देखो, अगर ये h हाइट तक लिक्विड चढ़ा है, इधर समझा दें, मान लो मैं यहां अलग से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये वाटर है, इसमें हमने एक ट्यूब डिप करा तो ये लिक्विड h हाइट तक चढ़ गया, h हाइट चढ़ गया, ये सफिशिएंट लेंथ का ट्यूब है, सफिशिएंट इनफाइनाइट, h तक चढ़ गया और इसने रेडियस ऑफ मेनिस्कस r बनाया, ये r रेडियस ऑफ मेनिस्कस। हमने अब की बार इस ट्यूब को कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, ऐसे, वही ट्यूब हमने इंक्लाइन पर, तो बताओ कह रहे अब जो ट्यूब में लिक्विड जाएगा वो ऐसे मेनिस्कस बनाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस वही होगी r, वही होगी r,
अब हमसे कह रहे हैं बताओ इस ट्यूब में कितनी लेंथ तक लिक्विड जाएगा, ये एल निकालना है। तो सोचो अगर हमने इसे वर्टिकल से थीटा एंगल किया, वर्टिकल से थीटा एंगल किया, तो देखो हमारा लॉजिक क्या था, यहाँ का प्रेशर बराबर करना है, तो यहाँ का प्रेशर बराबर करना है। तो बताओ यहाँ पीएटीएम माइनस 2T/R, तो यहाँ का प्रेशर होगा पीएटीएम माइनस 2T/R प्लस रो जी एच, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर होगी, तभी तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर के मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सफिशिएंट लेंथ का ट्यूब है और एच वर्टिकल हाइट है तो ट्यूब को तुम इंक्लाइंड कर दोगे, तब भी बताओ ये वर्टिकल हाइट चेंज नहीं होगी, ये हाइट वही रहेगी। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, एल का cos थीटा बराबर एच होगा। यहां से हम लोग एल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव में वो सवाल करते हैं हमसे कि हमने ट्यूब को इंक्लाइंड कर दिया, या पता है हम इसी में एक ट्यूब, इधर देखिए यहां पर हम एक ट्यूब ऐसे डिजाइनदार कोई ट्यूब लिया है, ऐसे ट्यूब लिया है, और ये मेनिस्कस, ये लिक्विड, कैसा भी ट्यूब हो, ये हाइट जो होगी वर्टिकल हाइट, ये जो वर्टिकल हाइट होगी ये वाली एच और ये वाली एच बराबर होगी अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस आर है। वर्टिकल हाइट नहीं बदलेगी, तीनों में रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर बराबर है तो हाइट भी बराबर होगी। लेकिन अगर हमने हाइट घटा दी तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा, ताकि एच इंटू आर कॉन्स्टेंट रहे और किसी भी केस में लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, तो एक सवाल लिखिए, पहले एक सवाल लिखें, वाटर राइजेज, मैं इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए, वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब, water rises in a capillary tube to a height of 2 centimeter. Water rises in a capillary tube to a height of 2 centimeter. Height of 2 centimeter. आगे लिखें, another tube whose radius is one third of it, comma, how much water will rise, कह रहे हैं दूसरा जो ट्यूब है उसकी रेडियस 1/3 है इसकी, तो कह रहे हैं उसमें बताइए कितनी हाइट तक वाटर राइज करेगा। ठीक है, पहले वाले में कहां तक राइज किया, 2 सेंटीमीटर तक। ये ध्यान दें, वाटर बाहर नहीं निकलेगा किसी भी केस में, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है और ट्यूब के अंदर का प्रेशर कम है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, तो अपना वही फंडा एच आर बराबर कांस्टेंट लगाएंगे, तो H1 R1 H2 R2, ये 2 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस R1, H2 निकालना है, R2 R1 का 1/3 है, R1 से R1 कट गया, हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर, आंसर। आई थिंक क्लियर, बहुत ही आसान। अगला सवाल देखिए, हमसे कह रहे हैं यहां पर जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो R1 है
और यहां जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो R2 है, ठीक है। और ऐसे लिक्विड भरा है, ये ग्लास का कंटेनर है और इसमें वाटर भरा है, तो एक तरफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस R1 है और एक तरफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस R2 है। अब देखिए भाई, तो यहां पर ये क्वेश्चन है, एक तरफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस R1 है और एक तरफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस R2 है। हमसे कह रहे हैं दोनों तरफ जो लेवल है इनकी हाइट का डिफरेंस बताना है। ये हाइट डिफरेंस हमको बताना है, ये निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे ऐसे केस में, एक पॉइंट अगर हम यहां मान लें 1 पॉइंट, एक पॉइंट हम यहां मान लें 2 पॉइंट, तो जरा बताओ 1 पॉइंट 2 पॉइंट सेम लिक्विड में है, सेम लेवल में है, प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो मैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर कर दूंगा। अब देखो बेटा 1 पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, यहां का, तो देखो यहां का प्रेशर है PATM, यहां का प्रेशर है PATM, तो यहां का प्रेशर है PATM माइनस 2T/R, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो यहां होगा PATM माइनस 2T/R1 और यहां का प्रेशर होगा PATM। तो देखो यहां PATM माइनस 2T/R प्लस ρGH, तो ये बना देखो PATM माइनस 2T/R1 प्लस ρGH, हम आ गए 2 पर, और 2 का प्रेशर देखो क्या होगा, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर होगा PATM माइनस 2T/R2, तो ये बताओ बराबर PATM माइनस 2T/R2 के बराबर, क्योंकि यहां PATM होगा और यहां PATM से 2T/R कम होगा, तो ये PATM कट गया, तो बताओ ρGH बराबर 2T/R1 माइनस 2T/R2, तो हम यहां से वो हाइट निकाल सकते हैं 2T/ρg 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल, अगला सवाल लिखें, ए कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर वेसल, a capillary is dipped in water vessel, a capillary is dipped in water vessel kept on a freely falling lift, kept on a freely falling lift, then kept on a freely falling lift then। अब देखो हमसे कह रहे हैं एक कैपिलरी किसी फ्री फॉलिंग लिफ्ट में है, तो कह रहे हैं उसके अंदर बताओ वाटर कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा। क्वेश्चन समझिए जरा, तो फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, मान लो ये एक कंटेनर जो फ्री फॉल कर रहा है नीचे ए से, और ए है जी के बराबर, और इसमें बताइए एक हमारा कैपिलरी ट्यूब, कह रहे हैं बताओ इसमें कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो होगा क्या, इसमें लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ेगा, तो देखो ध्यान से, कई तरीके एक्सप्लेन करने के, बताओ हाइट का एक्सप्रेशन क्या था, हाइट का एक्सप्रेशन था 2T/R ρg, और ये G हो जाएगा G इफेक्टिव। अगर ये बताओ फ्री फॉल कर रहा है तो स्यूडो किधर लगेगा, ऊपर, तो बताओ G इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, फ्री फॉल करेगा तो G इफेक्टिव 0, और G इफेक्टिव अगर 0 तो हाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विड इस ट्यूब में इनफाइनाइट हाइट तक जाना चाहता है, लेकिन अगर ये ट्यूब H हाइट तक है, कहां तक, H हाइट तक, तो ये लिक्विड बाहर तो निकलेगा नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये बताओ H हाइट तक चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है मैक्सिमम, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, लिक्विड विल राइज
liquid will rise up to maximum available height of tube, मैक्सिमम अवेलेबल हाइट ऑफ ट्यूब। तो ये जो लिक्विड है ये ट्यूब की मैक्सिमम अवेलेबल हाइट तक चला जाएगा और यहां जाकर के ये ऐसे एक मेनिस्कस बना लेगा, यानी लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर ट्यूब एच हाइट तक है तो वो एच हाइट तक ही चला जाएगा और वहीं रुक जाएगा, वहां एक मेनिस्कस क्रिएट करेगा। ये ना कहना कि इनफाइनाइट तक चला जाएगा, नहीं, इनफाइनाइट जाना चाहता था लेकिन मैक्सिमम अवेलेबल हाइट तक। या इसका एक और तरीका सोचो, दूसरा एक्सप्लेन करने का तरीका, ये जो ट्यूब था, ये ट्यूब था, इसमें लिक्विड कहां तक चढ़ना ये हमको जरा सीखना है, तो ध्यान से देखना। यहां तक मान लो ऐसे गया, ये मान लो एच हाइट तक जा रहा, ध्यान देना, अभी समझाते हैं आपको। यहां सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे फोर्स लग रहा था, नीचे mg लग रहा है, स्यूडो बताओ किधर लगेगा, स्यूडो भी नीचे लगेगा माइनस m इंटू ए नॉट जी, ए नॉट की वैल्यू जी है, ये हमारा स्यूडो है। तो बताओ ये फोर्स नीचे जीरो हो गया, तो जीरो नेट फोर्स है, और बताओ ऊपर फोर्स है T इंटू 2πr। बताओ नीचे कोई फोर्स नहीं है और इस लिक्विड को ऊपर कोई खींच रहा है, तो ये लिक्विड तो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, यानी सरफेस टेंशन इस ट्यूब में इस लिक्विड को ऊपर खींचता चला जाएगा। कहां तक? अप टू मैक्सिमम हाइट, अप टू मैक्सिमम अवेलेबल हाइट। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही? स्यूडो है ये m इंटू ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू g है। बोलो भाई, स्यूडो किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, और स्यूडो अगर ऊपर लगेगा तो माइनस कर दिया मैंने, mg माइनस स्यूडो, स्यूडो किधर लगा? ऊपर। अरे यार स्यूडो ऐसे लगा तो हमने माइनस कर दिया ना, ओके। तो केवल फोर्स बच रहा है ये T इंटू 2πr, और ये फोर्स इस लिक्विड को ऊपर पुल करता जाएगा और इनफाइनाइट हाइट तक ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हाइट केवल ट्यूब की हाइट तक होगा। तो एक सवाल लिखिए, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सवाल लिखिए। ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, a 20 centimeter long capillary tube, a 20 centimeter long capillary tube is dipped in water, a 20 centimeter long capillary tube is dipped in water, full stop बाद, the water rises up to 8 centimeter, the water rises up to 8 centimeter। बताओ जो ट्यूब है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, उसमें 8 सेंटीमीटर तक वाटर राइज किया है, फुल स्टॉप के बाद। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, if the entire arrangement is put in freely falling elevator, then length of water column in capillary tube will be, then length of water column in capillary tube will be। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? बढ़िया सवाल है, इसका आंसर होगा अप टू मैक्सिमम अवेलेबल हाइट। तो देखो भाई सवाल कुछ ऐसा है, ये कंटेनर था, ये ट्यूब था, यहां तक वाटर था ऐसे, ये 8 सेंटीमीटर, जबकि ट्यूब की पूरी लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। जैसे हमने इसको फ्री फॉलिंग लिफ्ट में ले गए तो देखो क्या होगा, अगर ये A बराबर G से नीचे गिरने लगे तो पता क्या होगा, इस ट्यूब में लिक्विड पूरी हाइट तक चढ़ जाएगा। कितनी हाइट? 20 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा। यानी फ्री फॉलिंग लिफ्ट के केस में जो लिक्विड होता है वो कहां तक चढ़ता है? अप टू मैक्सिमम अवेलेबल हाइट। जितनी हाइट अवेलेबल होगी उस हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। राइट, हेड डालें, मरकरी इन ग्लास ट्यूब। अब हम मरकरी को ग्लास ट्यूब में देखने जा रहे हैं।
मरकरी इन ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो बेटा यहां से हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज का टॉपिक मैं यही रोक रहा हूं, एक लेक्चर में इसमें और बनाऊंगा जिसमें मरकरी इन ग्लास ट्यूब, छोटा लेक्चर होगा आधा घंटे के आसपास का, एक लेक्चर इसमें और आएगा। ठीक है, तो सारे लेक्चर आप देखते चलिए, न्यूमेरिकल आएगा इससे, ये बात आप मान लीजिए। तो आज मैं यही रोक रहा हूँ। ओके बेटे।